धातु की चरमराती आवाज, ब्रेक की तेज चीख ने सुबह की शांति को फाड़ दिया। कैलाश, एक परछाई सा आदमी, अपनी स्तब्धता से बाहर निकला। एक शिकारी छलांग में उसने सड़क के किनारे जमे लड़के तक की दूरी तय कर ली। जैकेट के पतले कपड़े पर लोहे जैसी पकड़ जम गई और एक जोरदार झटके ने बच्चे को पीछे धकेल दिया। उसी पल एक काला सेडान, जैसे कोई शिकारी जानवर, तेज गति से गुजरा। अपने पीछे सिर्फ जली हुई रबर की गंध और एक भयानक हादसे का टल जाना छोड़ गया, जिसकी सिहरन अभी भी महसूस हो रही थी। तुम क्या अंधे हो गए हो? कैलाश की आवाज जंग लगे लोहे की रगड़ जैसी थी, पर उसमें असली खौफ था। आंखें किस लिए मिली हैं? ताकि तुम मौत को चार पहियों पर अपनी ओर आते देख सको। छोटा लड़का रोहन अवाक खड़ा था। उसका दिल गले में धड़क रहा था। हरी बत्ती, वो ये तो जल रही थी। वह बड़बड़ाया, ये समझने में असमर्थ कि वह अंतिम रेखा के कितना करीब आ गया था। हरी बत्ती मूर्खों के लिए सिर्फ एक बुलावा है, कैलाश ने तीखे स्वर में कहा। उसकी सालों की कठिनाइयों से तेज हुई नजर लड़के को आर पार छेद रही थी। हमेशा याद रखना, दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी है। यही सबसे अहम सबक है। रोहन ने आखिरकार सांस ली। उसका सदमा पहचान में बदल गया। आप आप सही कह रहे हैं। शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। कहां भागे जा रहे थे, जैसे खुद शैतान तुम्हारे पीछे पड़ा हो? कैलाश ने नरम होकर पूछा, ये सोचकर कि लड़के को संभलने का वक्त में देना चाहिए। पिताजी के पास, उनका ऑफिस यहीं कोने में है, रोहन ने जवाब दिया। ठीक है, खुद चले जाओगे या साथ चलो? बूढ़े ने पूछा। कृपा करके साथ चलें, यह ज्यादा सुरक्षित रहेगा। लड़का अभी भी कांप रहा था। कैलाश, मेरा नाम कैलाश है। उसने उन दोनों के बीच की दीवार तोड़ने के लिए अपना परिचय दिया। मैं रोहन, जल्दी चले, पिताजी आपको खूब इनाम देंगे, मुझे यकीन है। लड़के की आवाज में अब अधिकार का स्वर आ गया था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कैलाश बुदबुदाया। उसने जिंदगी पैसे के लिए नहीं बचाई थी। यह मैं तय नहीं करूंगा, रोहन ने अपनी उम्र के हिसाब से अप्रत्याशित आत्मविश्वास के साथ कहा। यह सारी घटना उसकी सामान्य जिंदगी की पृष्ठभूमि में हुई थी। एक ऐसी जिंदगी जो हर सुबह शहर के कचरे से बने एक ऊंची इमारत की छत पर बने उसके घोंसले से शुरू होती थी। आसमान उसकी छत था और शहर का शोर उसकी लोरी। वह एक अकेला इंसान था, महानगर का एक भूत, जो कचरे के डिब्बे नहीं खंगालता था, बल्कि शहर से जैसे तैसे कुछ पैसे कमाता था। बाजार के व्यापारियों को मदद करके या उन जगहों से कचरा उठाकर जहां दूसरे उसे फैलाते थे। यही उसकी इज्जत का कोट था, उसकी पिछली जिंदगी से बचा हुआ एकमात्र अंश। कांच के गगनचुंबी इमारत के मुख्य द्वार पर चमकती हुई काली कार देखकर रोहन ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर छोड़ दिया, जिसे कैलाश तब तक उठाए हुए था, और सीधे एक लंबे, अच्छी तरह से सिलवाए सूट पहने आदमी की ओर दौड़ पड़ा। पापा, उसने चिल्लाकर उस सुगठित आदमी के गले लगकर कहा। रोहन, तुम यहां क्या कर रहे हो? आर्यन, उसके पिता ने अपना महंगा चश्मा उतारा और अपने बेटे को ध्यान से देखा। मुझे लगभग एक कार ने टक्कर मार दी थी, रोहन ने बता दिया। क्या फिर से बिना देखे भाग रहे थे? आर्यन ने घबराकर बेटे को सर से पांव तक देखना शुरू कर दिया। नहीं पापा, सब ठीक है, मुझे इस आदमी ने बचाया। रोहन ने कैलाश की ओर इशारा किया, जो उनसे 10 मीटर दूर खड़ा था। यह यह बेघर? आर्यन की आवाज में अविश्वास था। इस आदमी ने मेरी जान बचाई, रोहन ने दृढ़ता से कहा, जैसे पत्थर पर शब्द खोदते हुए। उसे यह पसंद नहीं आया कि उसके पिता ने उसके उद्धारकर्ता को उसके कपड़ों से आंका। आर्यन रुक गया। माफ करना, उसे क्या चाहिए? उसे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं चाहता हूं कि आप उसे धन्यवाद दें, लड़के ने जोर दिया। अपने बेटे पर भरोसा करते हुए आर्यन कैलाश के पास गया। मेरे बेटे के लिए शुक्रिया, उसने बूढ़े के पुराने कपड़ों की परवाह किए बिना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मेरी जगह कोई भी यही करता, कैलाश ने बढ़ा हुआ हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। मैं आपको कैसे धन्यवाद दे सकता हूं? आर्यन ने पूछा। उसकी नजर कैलाश के थके हुए पर गरिमापूर्ण चेहरे पर टिक गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कैलाश ने दोहराया। वह भिखारी बनना नहीं चाहता था। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आर्यन ने जोर दिया।
चलिए मेरे ऑफिस में चलते हैं। प्रवेश द्वार पर उन्हें सुरक्षा प्रमुख महेश, एक चट्टान जैसे आदमी ने रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? ये कोई आश्रय स्थल नहीं है, उसने कैलाश पर चिल्लाया। वह मेरे साथ है महेश, आर्यन ने पलटकर ठंडे स्वर में कहा। अपने केबिन में, जो एक अंतरिक्ष यान के कंट्रोल रूम जैसा दिखता था, आर्यन ने कैलाश को अपने सामने एक कुर्सी पर बिठाया। मैं आर्यन शर्मा हूं, इस निर्माण साम्राज्य का मालिक। मैं जानता हूं कि हर चीज की एक कीमत होती है। अपनी कीमत बताइए। कैलाश चुप रहा। ठीक है, मछली से ज्यादा मछली पकड़ने का जरिया बेहतर है, आर्यन ने रुकने के बाद कहा। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उन्हें कमाने का मौका दूंगा। इस इमारत में सफाई कर्मी की नौकरी, पगार कम है, पर यह एक स्थिरता है। मैं सहमत हूं, कैलाश ने सांस छोड़ते हुए कहा। यह एक मौका था। बहुत अच्छे, मेरी सहायक सब कुछ औपचारिक रूप से कर देगी। तुम्हें एक छोटा सा कमरा भी दिया जाएगा, तुम वहीं रह सकते हो। कैलाश हैरान रह गया। न केवल खाना, बल्कि सिर पर एक छत भी, एक असली छत। जल्द ही उसकी सहायक ईशा आ गई, एक बर्फीली गोरी लड़की, छोटी स्कर्ट पहने, जिसकी नजर में घमंड और घृणा साफ झलक रही थी। उसने कैलाश का काम जल्दी निपटा दिया, अपनी घृणा छिपाए बिना। कैलाश की नई जिंदगी सुबह के साथ शुरू हुई। वह मार्बल के फर्श को तब तक चमकाता था जब तक इमारत सो रही होती थी। सबसे पहले उसे सुरक्षा प्रमुख महेश ने देखा। शुभ प्रभात कैलाश, कल के लिए माफी चाहता हूं, मेरा नाम महेश है। कोई बात नहीं, बूढ़े ने शांति से जवाब दिया। उन्होंने हाथ मिलाए, लेकिन उसका सहायक राहुल, एक युवा और घमंडी गार्ड, अलग मूड में था। किस कारण से मालिक ऐसे आवारा लोगों को काम पर रख रहा है? उसने झर भरी आवाज में पूछा। उन्हीं कारणों से जिनसे तुम्हें मिली, कैलाश ने तीखे स्वर में जवाब दिया। राहुल का चेहरा लाल हो गया। वह लड़ाई के लिए तैयार था। कैलाश ने झाड़ू का हथा और मजबूती से पकड़ लिया। उसकी मुद्रा लड़ाई के लिए तैयार होने का संकेत दे रही थी। वापस आए महेश की चिल्लाहट ने उन्हें अलग किया। दिन बीतते गए। कैलाश ऑफिस मशीनरी का हिस्सा बन गया, अदृश्य पर अपरिहार्य। रोहन अक्सर उससे मिलने आता था। उसकी साधारण कोठरी में हंसी और जीवन ले आता था। वे शतरंज खेलते थे और बूढ़ा लड़के को आश्चर्यचकित करते हुए एक कुशल रणनीतिकार निकला। एक दिन आर्यन की पत्नी प्रिया रोहन के साथ ऑफिस आई। वह घर का बना केक लाई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसकी आवाज दबी हुई सिसकियों से कांप रही थी। रोहन ने बताया था। कैलाश चेंप गया। आपका बेटा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। उन्होंने उसकी छोटी सी कोठरी में चाय पी और प्रिया ने बूढ़े की कठोर बाहरी बनावट के पीछे एक बुद्धिमान और सूक्ष्म व्यक्ति को देखा। लेखा विभाग की मुख्य लेखाकार कोमल एक मोटी और दयालु महिला के साथ भी दोस्ती हो गई, जो उसे घर के बने व्यंजन देती थी और उसे ईर्ष्यालु ईशा के हमलों से बचाती थी। एक बार एक शराबी उपद्रवी ऑफिस में घुस आया। जब सुरक्षाकर्मी अपने पद पर नहीं थे, कैलाश ने कुछ सटीक, बिजली जैसी तेज हरकतों में उस बदमाशी को निष्क्रिय कर दिया। वापस आया राहुल आश्चर्य में जड़ हो गया। उस दिन से बूढ़े के प्रति उसके बर्ताव में जमी बर्फ पिघलने लगी। आर्यन के चारों ओर तनाव बढ़ रहा था। उसके व्यवसाय को अतीत का एक शिकारी, एक आपराधिक सरगना, जो अब व्यापारी बन गया था, समीर शिकारी शर्मा, निगलने की कोशिश कर रहा था। वह धमकियां देता हुआ आता था। उसके शब्द नरम थे, पर उनमें हिंसा का वादा था। आर्यन मजबूती से खड़ा था, लेकिन हवा में तनाव था। एक सप्ताहांत में महेश ने कैलाश और राहुल को अपने फार्म हाउस पर बुलाया। भाप से भरे स्नान घर में राहुल ने कैलाश की बांह पर एक फीका टैटू देखा। यह जवानी का निशान है, बूढ़े ने संक्षेप में कहा। फौजी, अफगानिस्तान? महेश ने अपनी मिलती जुलती पर ज्यादा आधुनिक टैटू दिखाते हुए पूछा। हां, कैलाश की आवाज भारी हो गई। उस युद्ध की एक शाश्वत याद, जिसने न केवल त्वचा पर बल्कि आत्मा पर भी निशान छोड़े। जल्द ही आर्यन के केबिन से महत्वपूर्ण टेंडर के दस्तावेज गायब हो गए, जिस पर शर्मा भी दावा कर रहा था। आर्यन ने गुप्त कैमरे लगवाए। कुछ दिनों बाद एक सुपरमार्केट में रुकते हुए कैलाश ने देखा कि शर्मा की शानदार कार से ईशा, उनकी सचिव, निकली।
पहेली जुड़ने लगी। उसने ये सब आर्यन को बताया। उन्होंने एक योजना बनाई। आर्यन ने सबके सामने कोमल को एक नकली फाइल दी, जिसमें कथित तौर पर एक नए करोड़ों के अनुबंध के बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, और उसे रात भर अपनी मेज पर छोड़ दिया। कैमरों ने रिकॉर्ड किया कि ईशा सबका जाने का इंतजार करने के बाद केबिन में घुस गई और फाइल चुरा ली। अगले दिन आर्यन ने उसे रिकॉर्डिंग दिखाई। तुम्हें निकाल दिया गया है। उसकी आवाज स्टील जैसी ठंडी थी। उसने पुलिस में शिकायत की, इंस्पेक्टर ध्रुव के पास, जो लंबे समय से शर्मा पर नजर रखे हुए था, पर उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने आर्यन की दुनिया पलट दी। कैमरों की रिकॉर्डिंग देखते हुए उसने देखा कि कैलाश ने नहाने से पहले अपनी कमीज उतारी और अपना टैटू दिखाया। आर्यन को एक ठंडी सनसनी हुई। उसने यह डिजाइन पहले भी देखा था। घर पर कांपते हाथों से उसने पारिवारिक तस्वीरों वाली एक पुरानी डिब्बी खोजी, और यह रही उसके युवा पिता निखिल शर्मा की तस्वीर, जो 30 साल पहले अफगानिस्तान में शहीद हो गए थे। उनकी बांह पर हूबहू वही टैटू बना हुआ था। सुबह 6 बजे वह कैलाश के कमरे में घुस गया और मेज पर तस्वीर फेंक दी। ये आपको कहां से मिली? कैलाश ने फुसफुसाया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। ये मेरे माता पिता हैं, और ये लड़का मैं हूं। आर्यन की आवाज कांप रही थी। आप वापस क्यों नहीं आए? और कैलाश ने बताया, एक तबाह हुए टैंक के बारे में, कैद, भागने, सालों की गुलामी, उस जगह लौटने की जहां उसका परिवार अब नहीं था, और अपनी व्यर्थ की तलाश के बारे में। क्लब में हुई उस लड़ाई के बारे में जहां उसने एक लड़की को बचाया था, और उस प्रभावशाली बदमाश के पिता द्वारा फंसाकर दिलवाई गई जेल की सजा के बारे में। शर्म और सड़क पर जिंदगी के बारे में। आर्यन सुनता रहा, और उसकी दुनिया की दीवारें ढहती जा रही थीं। उसने जवाब में अपनी मां के बारे में बताया, जो शोक संदेश मिलने के बाद दूसरे शहर चली गई थी, अपना सरनेम बदल लिया था, और एक बहुत अच्छे इंसान से शादी कर ली थी, जिसने उसे गोद लिया और सब कुछ दिया। उस शाम आर्यन ने अपनी पत्नी और बेटे को सब कुछ बताया। वाह, कैलाश मेरे दादाजी हैं, रोहन चिल्लाया, और उसके उत्साह ने शेष शंकाओं को पिघला दिया। परिवार फिर से मिल गया। कैलाश अपने बेटे के घर चला गया, लेकिन शर्मा की परछाई उन पर मंडराती रही। इंस्पेक्टर ध्रुव की सलाह पर आर्यन ने शिकारी को भड़काने का फैसला किया। उसने जानबूझकर दिखावटी अंदाज में शर्मा के ऑफिस में एक नकली फाइल के साथ प्रवेश किया, जिसमें कथित तौर पर उसे एक अहम टेंडर में जीत दिलाने वाले दस्तावेज थे। दफा हो जाओ, गुस्से में शर्मा ने फुसफुसाया। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और उसने अपने गुंडों को आदेश दिया। इस बार सिर्फ आर्यन को नहीं छूना था, उसके बेटे को अगवा करना था। कैलाश और रोहन पार्क में घूम रहे थे। अचानक दो परछाइयां पेड़ों से अलग हुई और लड़के को पकड़ लिया। कैलाश एक बूढ़े शेर की तरह उन पर झपटा। वह गुस्से में लड़ा, लेकिन संख्या का बल और सिर पर एक धोखेबाज वार ने अपना काम किया। वह जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे आर्यन को शर्मा का फोन आया। तुम्हारा बेटा मेरे पास है, कंपनी बेच दो, वरना। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के फोन कॉल को ट्रैक किया। विशेष पुलिस बल उस सुनसान घर में घुस गया जहां बंधकों को रखा गया था, और उन्हें आजाद कर दिया। इसके बारे में कुछ भी न जानते हुए आर्यन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए शर्मा के ऑफिस पहुंचा। ठीक उसी पल जब शर्मा जीत का स्वाद चख रहा था, आर्यन का फोन बजा। यह कैलाश था। हम सुरक्षित हैं बेटे, सौदे को रद्द किया जाता है, आर्यन ने आश्चर्यचकित शर्मा के हाथों से कागज छीनते हुए कहा। उसी पल दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर ध्रुव अपने आदमियों के साथ केबिन में दाखिल हुए। समीर शर्मा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। कुछ दिनों बाद आर्यन उस खाली पड़े छोटे से कमरे में घुसा, जहां अभी भी उसके पिता का थोड़ा सा सामान पड़ा था। पिताजी, तैयार हो जाइए, घर चलते हैं। आपको अब यहां काम करने की जरूरत नहीं है। आपके पास मैं हूं, और अब आपको अपने पोते की परवरिश पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। वैसे भी
मुझे और प्रिया को जल्द ही परिवार में एक और सदस्य आने वाला है।